गायक पिशाच बेताल कथा कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दृढ़व्रति विक्रमार्क वृक्ष के पीछे लौट आए। पेड़ पर से शव को उतारा और हमेशा के जैसे उसे कंधे पर डाल श्मशान की ओर चलने लगा। तब शव में वास करने वाले बेताल ने कहा, राजन, आपकी थकान दूर होने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। बेताल कहानी सुनाने लगा। पुराने जमाने की बात है। हरपुर में हरि शर्मा नाम का एक गायक रहा करता था। उसके 4 पुत्र थे, राम शर्मा, कृष्ण शर्मा, देव शर्मा तथा विष्णु शर्मा। हरि शर्मा चाहता था कि अपने समान सभी पुत्र भी महान गायक बने। अपने इस सपने को साकार करने के लिए हरि शर्मा ने अपने पुत्रों से संगीत का अभ्यास कराया और फिर उन्हें समझाया, मेरी आयु बढ़ती जा रही है। मैं तुम चारों में से किसी एक को मेरे समान संगीतज्ञ बनाना चाहता हूँ। हरिपुर के निवासी शिव शर्मा ही इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि तुम में से कौन इसके अधिक योग्य है। तुम लोग एक बार जाकर उनसे मिल जाओ। पिता की इच्छानुसार चारों भाई हरिपुर पहुंचे और शिव शर्मा के घर गए। शिव शर्मा ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और कहा, तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर मेरे पास पहुंचे हो। इस गांव की सीमा पर मेरा एक मकान है। एक गायक पिशाच ने आजकल उस पर कब्जा कर लिया है। वह वहाँ दिन रात संगीत की उपासना करता है। वह एक ऊंचे दर्जे का संगीतज्ञ है। उसका संगीत बड़ा अद्भुत होता है। फिर भी वह ठहरा एक पिशाच। इसलिए रात के समय कोई वहां जाने का साहस नहीं करता। उस गायक पिशाच के कारण मुझे अपने अच्छे मकान को खाली रखना पड़ रहा है। इस मामले में तुम लोग मेरी मदद कर सकोगे? यह पिशाच बड़ा शक्तिशाली है। मुझे मालूम हुआ है कि केवल संगीत के विद्वान ही उसको अपने अधीन कर सकते हैं। संगीतज्ञों के प्रति वह पिशाच बहुत आदर और श्रद्धा भक्ति रखता है। शिव शर्मा ने चारों को समझाया। चारों भाइयों में राम शर्मा विशेष साहसी था। इसलिए सबसे पहले वही गायक पिशाच के घर जाने को तैयार हो गया। शिव शर्मा ने उसकी खूब तारीफ की और रात होने पर उसे पिशाच के मकान का रास्ता दिखा दिया। राम शर्मा ने साहस के साथ उस मकान में प्रवेश किया। देखा कि पिशाच कोई शास्त्रीय राग आलाप कर रहा है। तालियां बजाते हुए राम शर्मा ने कहा, वाह, तुम्हारा संगीत अद्भुत है। यह राग गाना किसी साधारण गायक के लिए संभव नहीं। पिशाच ने अपना संगीत रोककर पूछा, महाशय, मेरे संगीत का रसग्रहण आप कैसे कर सके? क्या आप कोई संगीतज्ञ हैं? राम शर्मा ने कहा, जी हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना और तुम्हें देखने चला आया। पिशाच ने कहा, बड़ी प्रसन्नता है मुझे। अगर आप अपनी पसंद का कोई राग सुना सकते हैं तो और खुशी होगी मुझे। सुनाएंगे? राम शर्मा ने तत्काल एक बढ़िया राग गाया। पिशाच ने उसकी संगीत प्रतिभा की खूब प्रशंसा की और कहा, देखिए, बगैर आपसे पूछे आपके मन की बात मैंने जान ली है। पर जब तक मेरी संगीत साधना के लिए समुचित पुरस्कार पाकर मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होऊंगा, तब तक मैं यह मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर पिशाच ने राम शर्मा को एक कीमती रत्न पुरस्कार स्वरूप दे दिया। एक मानवातीत शक्ति द्वारा अपने संगीत को पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसलिए राम शर्मा को बड़ी खुशी हुई और उसने सारा समाचार शिव शर्मा को सुनाया। लंबी सांस लेते हुए शिव शर्मा ने कहा, तुम्हें अपने संगीत के लिए पुरस्कार मिला जरूर, पर मेरा काम तो बनने से रहा। अब दूसरे भाई कृष्ण शर्मा ने कहा, गायक पिशाच अपने संगीत के लिए पुरस्कार चाहता है क्या? मैं उसको एक अच्छा सा पुरस्कार दूंगा। उस दिन रात को कृष्ण शर्मा पिशाच के मकान पर पहुंचा। उसका गायन सुनकर जोर से तालियां बजाई और रसग्रहण करते हुए बोला, संगीत के महापंडित हरि शर्मा का मैं पुत्र हूँ। मेरा नाम है कृष्ण शर्मा। तुम सुर की दुनिया के सम्राट हो। मानवातीत गायक शिरोमणि की उपाधि मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पिशाच ने आदर और भक्ति के साथ कृष्ण शर्मा को प्रणाम किया और निवेदन किया, लंबी अवधि के बाद मुझे अपने संगीत के लिए उचित पुरस्कार प्राप्त होने की खुशी है। क्या मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप भी मुझे कोई राग रागनी सुनाकर आनंद प्रदान करेंगे? कृष्ण शर्मा ने एक अपना प्रिय राग आलाप किया। उसे सुन पिशाच प्रसन्न हुआ
और कहा, आपके गायक के पुरस्कार स्वरूप यह एक रत्न लीजिए। पर मेरी समझ में नहीं आता कि आपने जो उपाधि मुझे प्रदान की, उससे मुझे संतोष नहीं हो रहा है, और जब तक मुझे पूरा संतोष प्राप्त नहीं होगा, तब तक मैं यह घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। कृष्णवर्मा ने लौटकर शिव शर्मा से सारा वृत्तांत सुनाया। उसने अपना अभिप्राय प्रकट किया। मेरा अद्भुत संगीत सुनकर शायद पिशाच को असंतोष हुआ। उसे लगा होगा कि उसके अपने संगीत में वह असर नहीं है। इस कारण पिशाच को उपाधि से जो आनंद प्राप्त हुआ वह जाता रहा। इस पर देवशर्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो मैं यह भूल सुधार लेता हूँ। दूसरे दिन रात को वह पिशाच के घर पहुंचा। उस वक्त पिशाच अपना एक गीत गाना प्रारंभ करने को था। तब देवशर्मा ने कहा, तुम्हारे संगीत को सुनने के बाद तुमसे स्पर्धा करके तुमको हराने की मेरी मन में इच्छा हो रही है। इतना कहकर उसने अपना राग आलापना शुरू किया। देवशर्मा का संगीत समाप्त होते ही पिशाच ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और उसको पुरस्कार के रूप में एक रत्न प्रदान किया। रत्न का स्वीकार करके देवशर्मा ने निवेदन किया, महाशय, इस रत्न को बेचकर जो धन मिलेगा वही मेरी आजीविका का एकमात्र साधन होगा। संगीत विद्या में सर्वोत्तम पंडित माने जाने वाले हरिशर्मा के पुत्र होकर भी मैं तुम्हारे साथ संगीत में स्पर्धा नहीं कर सका। इसलिए भविष्य में मैं किसी को भी अपना संगीत नहीं सुनाऊंगा। इस पर पिशाच ने कहा, पंडितवर, आपकी बातों से मुझे संतोष अवश्य हुआ है, पर मेरा मन संतुष्ट नहीं है। मेरा संगीत सुनने के कारण अगर आप अपने संगीत से संन्यास लेने की सोचते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा। यूँ मत कीजिए। फिर पिशाच ने उसको वहाँ से रवाना किया। देवशर्मा की बातें सुनकर शिवशर्मा ने कहा, लगता है पिशाच को मेरे घर से भगाने में तुम में से कोई भाई समर्थ नहीं हो रहा है। तुम लोग इतनी दूर से आए हो, इसलिए सबको एक बार प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। अतः अगली रात शिवशर्मा ने विष्णु शर्मा को पिशाच वाले मकान में भेज दिया। विष्णु शर्मा जब पिशाच के मकान तक पहुंचा, तब वह एक राग आलाप कर रहा था। वह चुपचाप पिशाच के सामने बैठकर उसका संगीत सुनने लगा। पिशाच देर तक गाता रहा और विष्णु शर्मा तन्मय हो सुनता रहा। गायन समाप्त होने के बाद पिशाच ने विष्णु शर्मा को सामने बैठे देखा तो पूछा, आप कौन है जी? विष्णु शर्मा ने कहा, परिचय क्या दूँ, कलाकारों का परिचय तो उनकी कला द्वारा ही होता है। कहकर उसने एक राग आलापना शुरू किया। विष्णु शर्मा का गायन समाप्त होने पर पिशाच ने विष्णु शर्मा से कहा, महाशय, इतने समय बाद आज मेरे संगीत के लिए समुचित पुरस्कार मुझे प्राप्त हुआ है। अब मैं इस मकान को छोड़कर चला जा रहा हूँ। और फिर पिशाच अदृश्य हो गया। यह कहानी सुनकर बेताल ने राजा से कहा, राजन, क्या यह बात आश्चर्यजनक नहीं है कि अपने संतुष्ट होने का समाचार सुनाकर पिशाच अचानक अदृश्य हो गया। अपने को संगीतज्ञ बताकर प्रतिदिन रात के समय कोई न कोई आ पहुंचता और उसके गायन में बाधा डालता। संभवतः इससे पिशाच चिढ़ता होगा, इसीलिए उसका मकान को न छोड़ने का हट क्रमशः ढीला हो गया, यहाँ तक कि वह मकान छोड़कर भाग गया। वैसे चारों भाई संगीत विद्या में समान योग्यता रखते थे। फिर भी तीन भाई अपने गायन द्वारा पिशाच को संतुष्ट न कर सके और चौथे भाई विष्णु शर्मा मात्र उसे संतोष दे सके। यह कैसे? राजन, मेरे इस संदेह का समाधान जानकर भी न देंगे तो आपका सर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, जो कुछ हुआ उसमें पिशाच के व्यवहार के संबंध में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। संगीतज्ञ को सुयोग्य श्रोता पाकर ही संतोष होता है। चार भाइयों में से प्रथम तीन भाइयों ने पिशाच के गायन की प्रशंसा अवश्य की, पर उसको पूर्ण रूप से सुनने का प्रयत्न नहीं किया। उत्तम संगीत को कोई भी बीच में रोक नहीं सकता। इसी कारण पिशाच को अपने गायन के प्रति असंतोष हुआ। लेकिन चौथे भाई विष्णु शर्मा ने पिशाच के गायन को बीच में बाधा डाले बिना पूर्ण रूप से सुना। इसके बाद विष्णु शर्मा का संगीत सुनकर पिशाच समझ गया कि वह कैसा महान संगीतकार है। ऐसे महान विद्वान ने उसके संगीत को पूर्ण रूप से सुना। इस संतोष के साथ पिशाच ने उसके मन की इच्छा की पूर्ति करने का निश्चय किया और वह घर छोड़कर चला गया।
विष्णु शर्मा के मन में पिशाचों को उस मकान से भगाने की इच्छा से बढ़कर उसके संगीत को सुनकर आनंद पाने की इच्छा अधिक प्रबल थी। इसीलिए अब हरिशर्मा को चाहिए कि वह अपने चौथे पुत्र विष्णु शर्मा को अपने समान महान संगीत विद्वान बना दे। 4 पुत्रों में से विष्णु शर्मा ही संगीत का मर्म जानता है। राजा के इस प्रकार मौन भंग होते ही बेताल शव के साथ अदृश्य हो पुनः वृक्ष पर जा बैठा।